क्योंकि आपने उस वक्त समझा कि ये इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं है, तो कभी ना कभी ये करना पड़ता है। लेकिन तब भी जिन्होंने क्रिटिसाइज़ करना है वो तो क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप कभी नहीं रोक सकते उनको। जनरल सिंह भिंडरावाला और शहबाज सिंह, इनको किस तरीके से मतलब मारा गया है, बुलेट थ्रू या फिर नहीं, वो तो जब लड़ाई चल रही थी, बुलेट्स चल रहे थे, उस लड़ाई के अंदर मर गए बुलेट से। सर ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ पंजाब में, मीडिया को इससे दूर रखा गया था। तो बाद में गवर्नमेंट ने ये उनको ये तजर्बा हुआ कि शायद वो गलत बात थी, मीडिया को वहाँ रहना चाहिए था, लेकिन उन मीडिया को दूर रखा क्योंकि वो सोचते थे कि ये मीडिया, जैसे अभी टाइम्स नाउ वगैरह में मीडिया लोगों को ये जो चल रहा है, अन्ना हज़ारे का चल रहा है, बाबा रामदेव का चल रहा है, तो मीडिया कैन प्ले रोल विच विल क्रिएट वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अमंग्स द पॉपुलेशन। तो अगर मीडिया वहाँ पे है और ये ऐसी फीलिंग्स कर दें तो लाखों में सिख सब आ जाए वहाँ के, ये गोल्डन टेम्पल के ऊपर हमला हो रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग गांव में ये खबर जाने से पहले कि इंडियन आर्मी वहाँ पहुँच गई, ये काम ख़त्म हो जाए, रात में हो जाए। नहीं तो अगले दिन अगर ये ख़त्म नहीं होता, क्या होता? चारों तरफ, पंजाब के चारों तरफ से सिख लोग अमृतसर की तरफ आते, अपने हथियार लेके, तलवारें लेके, और गोल्डन टेम्पल के अराउंड घेरा मार देते। तो हम लोग क्या करते थे? ना हम उनको मार सकते, ना हम इन लोगों को मार सकते। तो इसलिए ज़रूरी था कि एक ही रात में ये पूरा ऑपरेशन ख़त्म हो जाए, ताकि अगले दिन जब उनको पता लगे फिर हम एक्शन ले सकें कि ये नहीं आए। तो आसान काम नहीं था ये। सर आपके साथ इस ऑपरेशन में सुंदर जी थे, सुंदर जी और दयाल सब वो भी थे। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार प्लान किसने किया था? आपने किया था या उन्होंने? मैंने किया, लेकिन उन्होंने, उनके सामने वो जॉइंट प्लानिंग समझो, क्योंकि हम लोग, उन्होंने मेरे को कहा कि आप अपना प्लान सबमिट करो। प्लान सबमिट किया, फिर उन्होंने डिस्कस किया, अच्छा ये बदली करते हैं, वो बदली करते हैं, आपको ये चीज़ चाहिए, ये हम आपको सप्लाई कर देंगे, आपको वो स्टन ग्रेनेड्स चाहिए ताकि धुआं पैदा हो जाए वहाँ जब आप जा रहे हो, हम वो उसका बंदोबस्त करेंगे। तो समझो जॉइंट प्लानिंग। और फिर सुंदर जी जाके जनरल वैदिया और इंदिरा गांधी को प्लान प्रेजेंट करते थे और उनकी हाँ लेते थे, और तभी वापस आकर कहते थे ठीक है। सर आप छुट्टी पे जाने वाले थे उस वक्त, मनीला जा रहे थे? उसी रात जा रहा था मैं। उसी रात जा रहे थे। तो आपको कुछ ऐसा आइडिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है अगले कुछ दिनों में? नहीं, असल में मैं उस वक्त डिवीज़न का कमांड कर रहा था मेरठ में। हाँ। और अगली सुबह मेरी वाइफ और मैंने दिल्ली जाना था, और रात को फ्लाइट पकड़नी थी मैनिला को, फिलीपींस को। तो मेस में, ऑफिसर मेस में सब ऑफिसर जमा हो गए कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब अब छुट्टी जा रहे हैं कल सुबह, तो वील हैव ए ड्रिंक एंड हैव बी टुगेदर। तो हम लोग वहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे मेस में, जब फ़ोन कॉल आया। किसी ने मेरे को कहा कि जनरल सुंदर जी आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक, तो कहते हैं कल सुबह मैं आपको, आई वॉन्ट यू इन चंडीगढ़, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उस कॉन्फ्रेंस के लिए आप आ जाइए, 11 बजे कॉन्फ्रेंस है, तो आप सुबह की फ़्लाइट दिल्ली से लेके आप चंडीगढ़ आ जाइए। ठीक, मैंने कहा कोई होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, मेरे को बुला रहे हो। तो हम लोग सुबह बाय रोड दिल्ली पहुँचे। मैंने वाइफ से कहा कि मैं जाता हूँ चंडीगढ़ बाय एयर, मैं दोपहर की फ़्लाइट में वापस आ जाऊँगा और शाम की फ़्लाइट में हम लोग मैनिला चले जाएंगे। ट्रैवलर्स चेक्स थे हम लोगों के पास, टिकट्स थे, सब कुछ। मैंने कहा उनकी मदर वहाँ थी दिल्ली में, मैंने कहा आप यहाँ रहिए, मैं आ जाऊँगा वापस। मैं चंडीगढ़ पहुँचा, मेरे को ये गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ, ऑपरेशन रूम में ले गए, वहाँ ब्रीफिंग शुरू हो गई, नक्शे लगे हुए थे, पता नहीं क्या बात हो रही है। तो जनरल सुंदर जी ने मेरे से कहा कि ये हो रहा है वहाँ पे अमृतसर में, और खबर आई है कि 3 या 4 दिन के अंदर उन्होंने खालिस्तान का झंडा लगा देना है और पाकिस्तान उसको रिकग्नाइज करेगा।
जितने सिख लोग हैं वो शामिल हो जाएंगे खालिस्तान में, पंजाब पुलिस भी शामिल हो जाएगी, पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ जाएगा। तो इंडियन आर्मी उस वक्त क्या क्या करेगी? पाकिस्तान आर्मी को रोकेगी, खालिस्तान को रोकेंगे, जितने पुलिस डिजर्ट हो गए उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। 1947 किस्म के राइट्स हो जाएंगे, इधर के हिंदू उधर पंजाब से बाहर निकलेंगे हरियाणा की तरफ, सिख लोग हरियाणा की तरफ से पंजाब में जाएंगे। तो कौन कंट्रोल करेगा उस राइट्स को, क्योंकि पुलिस तो होगी नहीं। तो ये खालिस्तान होने से पहले ज़रूरी है कि हमको अंदर जाना है। तो ब्रीफिंग हुई, मेरे से कहा कि बाहर हवाई जहाज़ खड़ा है तो वो आपको अमृतसर ले जाएगा, अभी मैं कल आऊँगा वहाँ, कल तक आप अपना मेरे को प्लान देना। मैंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं है गोल्डन टेम्पल किधर है क्या है, मैं तो मेरठ में हूँ और वहाँ पे एक डिवीज़न थी अमृतसर में। तो मैंने फिर आस्ते से जनरल दयाल को कहा मेरी छुट्टी सैंक्शन हो चुकी है और मैं आज रात को मैनिला जा रहा हूँ। तो उन्होंने सुंदर जी के कानों में कुछ बात की और एक दूसरे की तरफ देखे और फिर मेरे को कहा आपकी छुट्टी कैंसिल, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अमृतसर जाइए। मैंने कहा मेरे को 5 मिनट चाहिए, मैं टेलीफोन करके वाइफ को खबर दे दूँ कि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, कि वापस नहीं आ रहा हूँ, तो आप टिकट वापस कर दीजिए और मैं कल परसों आपके साथ बात करूँगा। और मैं अमृतसर पहुँचा। हम मैनिला में हमारे जो होस्ट जिनके पास हमने रहना था वो एयरपोर्ट पे गए, हम नहीं थे फ्लाइट के ऊपर, उनको इन्फॉर्म करने के लिए टाइम भी नहीं मिला, उनको पता नहीं कि हम लोग क्यों नहीं आए। अगले दिन उन्होंने टीवी पे देखा, मेरी शक्ल देखी, उनको पता लगा मैं क्यों नहीं आया। तो ये बात सर, गोल्डन टेम्पल में पूरा टैंक जो है 2-3 टैंक आपने ऑर्डर दिया था आने के लिए, और आपको मतलब शायद पहले से मालूम था कि ये इंटेंसिटी है अंदर बम बारूद की और लड़ाई की? कभी नहीं पता था, किसी ने इंटेलिजेंस दिया ही नहीं। इंडिया में सबसे कमज़ोर बात है इंटेलिजेंस। आज तक आपको पता नहीं कि चाइनीज़ बॉर्डर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सड़कें कहाँ आ गई हैं, आपको उल्फा का कोई इंटेलिजेंस नहीं मिलता है, आपको किसी चीज़ की ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये बहुत कमज़ोर है। जो CIA है अमेरिका में और जो क्या है ISI है पाकिस्तान में, इनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त है। अब CIA को पता था कि किधर छुपा हुआ है ये उसामा बिन लादेन। हम लोगों को पता ही नहीं लगता कि हमारे बॉर्डर के ऊपर क्या है। तो कौन इन्फॉर्मेशन देता कि हमें ये बताया गया था कोई 200 लोग हैं अंदर, उनके पास कुछ डबल बैरल गन है, 12 बोर गन है और थोड़े से हथियार हैं, लेकिन कितनी मशीन गन्स थे, रॉकेट लॉन्चर्स थे, ग्रेनेड्स थी, बारूद था, एमुनेशन था। तो इंटेलिजेंस बहुत खराब था। तो हमें भी नहीं पता था कि इतनी सख्त लड़ाई होगी अंदर। सही, जो इन्फिल्ट्रेशन होता है बॉर्डर लाइन पे, आपने नागालैंड में भी आपने देखा है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो एक्चुअली क्या प्रोसेस होता है? मतलब वो कैसे किसी के थ्रू आते हैं कि कैसे चकमा देते हैं आर्मी को? कौन? जो भी इन्फिल्ट्रेशन, जो भी टेररिस्ट आ रहे हैं, उनका तरीका कैसे होता है? उनका तरीका वो लोकल पॉपुलेशन को अपने साथ में ले लेते हैं और कोई ना कोई कॉज होता है। अब मैं जब ईस्टर्न साइड में, मैं कोर कमांडर था असम में, जब ये उल्फा की प्रॉब्लम शुरू हुआ असम में। अब असम में भी बहुत प्रॉब्लम है, वो भी नाराज़ हैं कि हिंदुस्तान, न्यू दिल्ली ने उनका कोई ख्याल नहीं किया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ना नागालैंड का, ना असम का, ना त्रिपुरा का। पूरा अटेंशन है हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये साइड में, हिंदू बेल्ट में। तो वो भी अपना देश चाहते थे। असम वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेट, पहले भी ब्रिटिशर्स के दिनों में एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता था। इनकी शक्लें भी देखो तो ये चीनी के तरह देखते हैं, छोटी छोटी आंखें इनकी। तो लोकल पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जब ये इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, उनकी मदद लेते हैं, उनके पास रहते हैं, उनके पास हथियार छुपाते हैं। विदाउट लोकल सपोर्ट ये नहीं हो सकता है। अब कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं वो लोकल सपोर्ट
की वजह से उनको मदद मिलती है। सर कश्मीर इशू में कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जो रोल है इंडियन आर्मी का वो परफेक्ट नहीं है वहाँ पे। नहीं, अब जब भी ऐसे ऑपरेशंस हो जाते हैं, जब आपने इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ आपका ऑपरेशन होता है, तो आप लाउड स्पीकर्स वगैरह के ऊपर अनाउंस कर देते हैं कि अब कोई सिविलियन वगैरह कोई हैं, आप यहाँ से दूर हो जाइए। लेकिन कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि आपकी कोशिश के बावजूद कोई ना कोई सिविलियन बीच में क्रॉस फायर में मर जाता है, तो उसका ब्लेम फिर वो कश्मीरी लोग जो हैं वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि इंडियन आर्मी ने हमारे लोग मार दिए। उनके ऊपर नाराज़ नहीं होते जो बाहर से पाकिस्तान से आए हैं और हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी लोग वहाँ के जो हैं वो भी अपना आज़ादी चाहते हैं, कई सालों से चाहते हैं। नॉट ऑल, सब नहीं, लेकिन कुछ जो सेक्शन है, तो वो जो सेक्शन है वो इनकी मदद करती है और आर्मी को क्रिटिसाइज करती है। तो ठीक है, कभी ना कभी कोई ना कोई छोटा हादसा हो जाता है जहाँ आर्मी की भी गलती होती है। कोई जवान ने किसी औरत के सामने आंख दिखाई है अपने, या कुछ ना कुछ। ये इंडियन, देखिए कितने करोड़ लोग हैं इस देश में, तो अगर एक आध दो चार आर्मी में भी गलत रास्ते पे चल गए हैं लोग, तो आप क्या कर सकते हैं उसके बाद? जो पता लगता है तो बहुत सख्त कार्रवाई होती है उनके अगेंस्ट। सर अगर मीडिया की बात करें, कहीं ना कहीं इंडो पाक वॉर में, ठीक है, जो बांग्लादेश वॉर हुआ था, उसमें रेडियो स्टेशन ने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया था वॉर को लेके, और इंडियन आर्मी का जो वहाँ पे काम है जो सक्सेसफुल जो उन्होंने हैंडल किया है, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया। वहीं पे ऑपरेशन ब्लू स्टार में ऐसा नहीं हुआ है, और वहीं पे आज के टाइम में जो मीडिया चल रही है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्योंकि मीडिया वहाँ पे थी हम लोगों के साथ लड़ाई में, और वहाँ पे हमारे सब एडवांटेजेस थे। मुक्ति बहनी हमारे साथ थी, हमने घेरा मार दिया था पाकिस्तान के ऊपर, वेस्ट पाकिस्तान से उनको कोई मदद नहीं आ सकती थी, तो इट वॉज मच ईजियर, आसान था ईस्ट पाकिस्तान। और आज की जो मीडिया है सर, उसके बारे में जो अभी चल रहा है, जो एग्जैजरेट करते हैं किसी भी बहुत एग्जैजरेट करते हैं और लोगों की फीलिंग्स गलत रास्ते पे ले जाते हैं। और मीडिया का क्या है, वो देश के बारे में नहीं सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारी मीडिया कैसे बिके, हमारे न्यूज़पेपर्स कैसे बिकें, हमारी टेलीविज़न चैनल पे लोग कैसे आएँ। तो दे नीड टू डू समथिंग which will whip up the emotions of the people. तो मीडिया they are not a responsible media, responsible नहीं है ये, irresponsible media है ये। चलो अभी मेरे को जाने का है एक मीटिंग में, तो आई होप यू डोंट माइंड, मैंने आपको काफ़ी टाइम दे दिया है। yes, बहुत और आई एम हैप्पी कि आई वॉज एबल टू मीट यू, एंड आई होप यू enjoy reading my book. Yes sir, sure. And I hope you will look at that DVD and see कि आप खुद अपने आंखों से देखो